वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज एफएलटी 4 पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दो स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, परागकण की सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, पोलन ग्रेन की ऑल सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा दे रखा है, परागकण का निर्माण क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। बेटा गुरु बीजाणु नहीं, लघु बीजाणु जो है, और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनसे निर्माण होता है। मींस ए सही है बट आर गलत है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट हम चुन लेते हैं जिसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दैट इज आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। एक पौधा जिसका जीनोटाइप हमें दे रखा है, कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा। गैमीट बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर। तो यहां पर हाइब्रिड कैरेक्टर यदि हम देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए, एक हाइब्रिड ये है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम चले तो वो है सिकल सेल एनीमिया में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है। हम जानते हैं 6th पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलीन से सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आंसर रहेगा 6वें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का वैलीन से विस्थापन। इसी को थोड़े से और आगे की तरफ यदि हम ले जाएं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 104 है। दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी दे रखी है जो है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, उसको -9 मीटर की टर्म्स में भी दे रखा है। हमें बताना है कि टोटल डीएनए की लेंथ क्या होगी। तो टोटल बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹। बेस पेयर के बीच में दूरी दे दी 10⁻⁹ मीटर। ये कैंसिल, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर मिलेगा आपको 2.2 मीटर। अगले क्वेश्चन पर जाएं, क्वेश्चन नंबर 105। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्ट्रैंड जो किसी के लिए कोड नहीं करता। देखा भाई, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5, ये 5 to 3। यदि यहां से हमारा एंजाइम एंटर हो रहा है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो बेटा ये जो एंजाइम है इसकी कंडीशन है ये टेम्पलेट के फॉर्म में उसको यूज करेगा जिसकी पोलैरिटी होगी 3 to 5। तो इसका अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो किसी के लिए भी कोई कोड नहीं करेगा। तो यहां पर आंसर आएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 106 पर आए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसका हाइड्रोलिसिस करवाता है। आपको याद होगा लैक ओपेरॉन में जो जेड जीन था उससे बना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाता है। क्वेश्चन नंबर 107। इनमें से कितने मैच सही हैं, करेक्ट हैं। जैसे पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी रोजेसी फैमिली में महीनों में होती है। बोले सर रोजेसी में या कुछ और भी हैं, हमने याद कर रखा है SRL, सरल, सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी इनमें मंथ्स में होती है। ओवरी में एक ओव्यूल बिल्कुल सही है, पैडी या धान में होता है, और प्लेसेंटा जो संरचना है वो गाइनोशियम में देखने को मिलती है। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 108। सिकल सेल एनीमिया के बारे में क्या सही है। तो हम जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। बिल्कुल सही है। इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन बिकॉज सीटीसी चेंज हो जाता है CAC में, मतलब टी के प्लेस पर ए आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बेटा जो ए है ये एक प्यूरीन है, जबकि टी एक पायरिमिडीन है, मतलब पायरिमिडीन जो है वो कन्वर्ट हो रही है प्यूरीन में, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन। एक होता है ट्रांजिशन जिसमें पायरिमिडीन में प्यूरीन में कन्वर्ट होती है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन क्या है, जब पायरिमिडीन और प्यूरीन आपस में चेंज हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी ट्रांसवर्जन की है। बट जो फोर्थ लिखा है डी, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये हो जाएगा हमारा गलत।
तो आंसर रहेगा ए, बी व सी। दैट इज आंसर हमारा रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व बाजार में सेल होने वाली दवाइयां, उनमें से कितनी परसेंट दवाइयां हमें प्लांट से मिलती हैं? बेटा मोर देन 25%। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर सी। यदि हम चले 110 पे, इकोलॉजी की यूनिट क्या होगी? हम सभी जानते हैं इकोलॉजी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म के बाद बनेगी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी में जब एबायोटिक फैक्टर्स ऐड होते हैं देन बनेगा इकोसिस्टम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद में 111 पर आए तो अगेन हमें बताना है कितने सही हैं। तो इंडिया में 1200 से ज्यादा पक्षी हैं, बिल्कुल सही है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 1300 है, ये भी सही है। कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में है, 1400 पक्षियों की जातियां हैं, ये भी सही है। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में है, वहां 105 पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। यहीं पर एक और डेटा दिया है एनसीईआरटी ने कि ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री नॉर्थ में है, वहां 56 स्पीसीज होती हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे इस डेटा में कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं द नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कम होते जाती हैं। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ए कि ये चारों जो चीजें दे रखी हैं वो चारों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब में इनिशियली 50 वाटर हयासिंथ थे, हमने यहां पर देखा आफ्टर 1 ईयर टोटल हो गए हैं 60, मतलब 10 पैदा हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई बर्थ रेट निकालो। बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला है बर्थ कितनी हुई अपॉन इनिशियल वैल्यू। भाई बर्थ कितने लोगों की हुई? 10, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से जब 1 को करोगे तो आएगा आंसर 0.2। मींस 0.2 संतति पर पौधा पर ईयर या 0.2 ऑफ स्प्रिंग पर प्लांट पर ईयर। यहां कभी भी आप टोटल वैल्यू को नीचे मत ले लेना 60 को। ऐसे ही डेथ रेट में डेथ कितनी हुई अपॉन जो इनिशियल नंबर दे रखा है वो। आफ्टर डेथ के बाद जो नंबर कम हुआ उसको लेने की जरूरत नहीं है, इनिशियल वैल्यू से ही सवाल हल होगा। क्वेश्चन नंबर 113, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में कुछ कथन दिए हैं। पहला कथन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा दे रखा है जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट ही सही है और ऐसा लिखा है डी ऑप्शन में। यदि हम क्वेश्चन नंबर 114 पर जाएं, अगेन हमें बताना है कितने सही हैं। रोजी काऊ अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिलता है और जो मनुष्य के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे पोषक का काम करेगा। ह्यूमन में एक प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में, ये भी सही है। जीन थेरेपी में एडीए डेफिशिएंसी का ही इलाज किया था सबसे पहले, और जीन थेरेपी का मतलब होता है करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड जीन। मतलब यहां पर चारों चीजें सही दे रखी हैं, दैट इज आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलें तो किस प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर में पाए जाते हैं? तो हिस्टोन ऑक्टामर में वैसे तो H2A, H2B, H3, H4 ये होते हैं। भाई अब यहां पर H2A दिया है, H3, H4, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहां पर हमें क्या नहीं दे रखा है? H2B नहीं दिया, ये भी मिलता है, ऑप्शन में होता तो इसको भी टिक कर देते। क्वेश्चन नंबर 116 पर आए, कौन सी अनुरूपताएं सही हैं या मैच द कॉलम हमें करना है। बेटा जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके द्वारा हम जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करेंगे और एम्पलीफाई करके बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान कर पाएंगे। जो प्रोब होता है, प्रोब क्या है? विकिरण सक्रिय अणु है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एम्फाइसीमा के इलाज में आता है। और टीका सुरक्षा में ट्रांसजेनिक चूहों का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज ए का 1 एंड बी का 3। ऐसा हमें मिल रहा है ओनली ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलें तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका पहचान अनुक्रम 6 क्षार जोड़ियों का है? बेटा लगभग सभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका पहचान अनुक्रम 6 क्षार जोड़ियों का ही होता है। जैसे इको R1 GAATTC ये पहचान अनुक्रम होता है, GAATTC इको R1 का। HindD2 GTC GAC GTC GAC
अरे पैलिंड्रोम जिन्हें दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा होता है सीक्वेंस, उन्हें बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहां पर आंसर रहेगा हमारा सी, ए व बी दोनों। यदि हम बात करें 118 नंबर की, तो निम्न में से कौन प्रकृति के सफाई करता या स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं? बेटा सफाई करता का काम क्या है? जो मरे हुए, मृत या जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको साफ कर दें। तो ऐसा काम करते हैं डिकम्पोजर्स, और बेस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं। 119, एक पारितंत्र जो आसानी से डैमेज हो जाता है। आसानी से डैमेज हो रहा है मतलब उसमें निम्न स्थायित्व है, ठीक है। बट यदि डैमेज वाले कारकों को रोक दिया जाए तो पारितंत्र फिर से पहले जैसी कंडीशन में आ जाता है। मतलब स्टेबिलिटी तो कम थी बट उसमें उच्च लचीलापन है, उसमें हाई रेजिलेंस की पावर है कि वो फिर से अपने आप को रिटर्न कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 120, X0 या XO एंड XY टाइप का लिंग निर्धारण किसका एग्जाम्पल है? आपको याद होगा मेल हिट्रोगेमिटी, नर विषम युग्मता का एग्जाम्पल है। 121 पे आए, अगेन हमें बताना है कितनी अनुरूपताएं सही हैं। तो हर्शे व चेस का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है भाई, इसमें हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया था। फिर दिया हर्शे चेस नॉन रेडियो एक्टिव, गलत हो गया। मेसेल्जन स्टाइल रेडियो एक्टिव, नहीं भाई उनने तो हैवी आइसोटोप का सिर्फ यूज किया था। हर्शे एंड चेस वायरस का यूज किया था, बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। मतलब दो चीजें सही हैं, दैट इज आंसर होगा हमारा बी। 122, टीआई प्लाज्मिड में टी का मीनिंग क्या होता है? तो टीआई प्लाज्मिड में जो टी है वो रिप्रेजेंट करता है ट्यूमर को, दैट इज यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा डी। अगले यदि उस पर आए 123 पर, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है? परिभ्रूणकोश या जिसे पेरिस्पर्म भी कहा जाता है एंड जायगोट, इन दोनों की प्लाइडी डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो जो भ्रूणपोष है और जो जायगोट है, यदि इनकी प्लॉइडी की बात करें तो जो पेरिस्पर्म क्या है? रेमेनेंट न्यूसेलस, न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा है ना। तो ये भी 2n होता है, जायगोट भी 2n होता है, बिल्कुल सही है। एंटीपोडल सेल और सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल ये हैप्लॉइड होती हैं, ये भी सही है। आम एक गूदेदार फल है और आम में याद कर रखना इसे ड्रूप कहते हैं, ये ड्रूप प्रकार का फल है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं, स्टेटमेंट वाला सवाल है। आनुवांशिक विकारों को दो श्रेणियों में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरीज में हमने ग्रुप किया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बिल्कुल सही है भाई, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं उनको और आगे हमने बांटा है एबरेशन में और जीनोमैटिक डिसऑर्डर्स में। पहली स्टेटमेंट सही है। अगला है मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली होते हैं अल्टरनेशन या म्यूटेशन इन सिंगल जीन। तो बिल्कुल भाई दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो कैसी हैं? सही हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 125 पर यदि हम चलें तो स्टेटमेंट 1 है ग्वानिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, सही है। स्टेटमेंट 2, थायमिन केवल डीएनए में मिलता है क्योंकि थायमिन के प्लेस पर आरएनए में हमें यूरासिल मिलता है। तो यहां भी दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। 126 पर आए, फ्रीडरिक मिशन ने केंद्रक में मिलने वाले क्षारीय, अरे गलत हो गया, उसने तो अम्लीय पदार्थ को खोजा था। यहां लिखा है क्षारीय, यहां लिखा है अल्कलाइन, यहां लिखा है बेसिक। तो जो बेसिक लिखा है वो हो गया यहां पर गलत, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई है गलत। दूसरी को पढ़ते हैं, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2s पोजीशन इन द राइबोज। हम जानते हैं राइबोज जो शुगर है, उस राइबोज शुगर में ये सेकंड नंबर का कार्बन जिस पर OH है, ये OH हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? फ्री स्टेट में रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, ऐसा हमें लिखा मिल रहा है सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 127 को देखें, कितनी अनुरूपताएं गलत हैं? सहवाल के सामने इनने लिखा है स्फेगनम। बेटा हम जानते हैं ये स्फेगनम जो है ये मॉस है, ठीक है। मॉस में आता है FPS, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो पहला वाला जो है वो गलत हो गया। फिर लिवरवर्ट के सामने लिखा है ग्रेसिलेरिया। बेटा ग्रेसिलेरिया जो है ये एक रेड अलगा है और रेड अलगा के एग्जाम्पल हमें पता है पॉर्फायरा, पॉलीसाइफोनिया, जुलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। मींस ये भी यहां क्या हो गया? गलत। लिवरवर्ट में मर्केंसिया आ जाता।
फिर से इनने मॉस में लिखा है सिकोआ। बेटा सिकोआ जो है वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, गलत। टेरिडोफाइट में लिखा है पोरफायरा, ये भी एक रेड एल्गी है। जिम्नोस्पर्म में लिखा है मस्टर्ड, जबकि ये एंजियोस्पर्म है, मतलब ये सारे ही जो हैं वो गलत हैं। आंसर रहेगा हमारा C5। अगला है कौन सा कथन सत्य है, सिकोआ एंजियोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है। गलत हो गया भाई, ये जिम्नोस्पर्म का है, ये यहां रॉन्ग है। अगली स्टेटमेंट है माइकोराइजा आर एसोसिएशन ऑफ कॉमन सेलिज्म। नहीं भाई, माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, अगेन ये भी रॉन्ग रहेगा। कोरेलाइड रूट्स ऑफ साइट्रस आर पैरासिटिक। पहली चीज तो नींबू में कोरेलाइड रूट नहीं होती। कोरेलाइड रूट पाई जाती है साइकस में, पाइनस में होती है माइकोराइजा, साइकस में होती है कोरेलाइड रूट, और कोरेलाइड रूट भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट इज ये भी क्या हो गया यहां गलत। तो आंसर रहेगा हमारा डी, नन ऑफ दीज। 129 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है। आइए पहली स्टेटमेंट देखें, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड, वन फॉर वेक्टर अदर फॉर फॉरेन डीएनए। जबकि हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हमने बहुत जोर देकर पढ़ा है कि जिससे आप फॉरेन डीएनए को ब्रेक करोगे, यदि उससे ही आप वेक्टर को ब्रेक करेंगे, तो दोनों में बनने वाले स्टिकी एंड, दोनों में फॉर्म होने वाले चिपचिपे सिरे एक ही प्रकार के होंगे, तब जाके ही वो आपस में लाइगेज की हेल्प से क्या होंगे, अटैच। बट इनने क्या लिख दिया कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट का यूज करेंगे, दैट इज गलत के लिए हमारा आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 क्रांज एनाटॉमी में क्रांज शब्द का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है छल्ला या घेरा, और ये मिलती है हमें C4 प्लांट में, जिनमें दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक आकार में बड़े, एक आकार में छोटे। जो बड़े आकार वाले हैं वो मिलते हैं बंडल सीट में, लेकिन ये होते हैं आग्रेनल। छोटे आकार वाले मिलते हैं मीजोफिल सेल्स में, बट ये होते हैं ग्रेनल कंडीशन के। क्वेश्चन नंबर 131 कौन सी अनुरूपता सही है। तो पहला ही दे रखा है, लगभग 3.5 लाख गुना आकार अपना बढ़ा लेती है वाटरमेलन की सेल, सही है। लंबाई में ग्रोथ को मेजर करने के लिए बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने बोला है वो है पॉलन ट्यूब का। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसके लिए डार्सी वेंट्रल लीफ हमारा बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी। क्वेश्चन नंबर 132 अप्रकाशीय अभिक्रिया है या डार्क रिएक्शन है, तो डार्क रिएक्शन में होगा क्या, CO2 कहां पर आएगी, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में ये यूज करती है ATP एंड NADPH को, एंड फाइनली फॉर्म करती है C6H12O6, मतलब यहां पर इसको हम बोलते हैं कार्बन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 133 जाइलम में ट्रैकीड और वेसल्स दोनों पाई जाए। बेटा ट्रैकीड तो जिम्नोस्पर्म में भी मिल जाती हैं, बट वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहां पर दिया हुआ साइकस और पाइनस ये जिम्नोस्पर्म है, सरसों जो है ये एंजियोस्पर्म है, दैट इज हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 134 आपको एक डाइकॉट एंड रूट एंड स्टेम, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम का एक ओल्ड पीस दे दिया है, आप उनमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन सा डाइकॉट है स्टेम है, कौन सा डाइकॉट रूट है। बेटा ये हम करेंगे प्रोटोजाइलम की पोजीशन से। प्रोटोजाइलम क्या है, जो हमारी रूट होती है उसमें प्रोटोजाइलम होता है एक्सार्क कंडीशन का, जबकि स्टेम है उसमें प्रोटोजाइलम होता है एंडार्क कंडीशन का, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 135 कौन सी अनुरूपता गलत है, मियोसिस डिवीजन वेरिएशन आते हैं, बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस लिखा है सामने, जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है मियोसिस में, मियोसिस में, और मियोसिस में भी कब, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में एक फेज होती है जिसका नाम है पैकिटीन। हमने 5 भागों में बांट रखा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। इस पैकिटीन के दौरान होती है क्रॉसिंग ओवर, दैट इज ये जो है ये माइटोसिस की जगह यहां होना था मियोसिस, उसने पूछा है गलत, तो यही हमारे लिए गलत है और यही सही जवाब होगा। 136 पर आते हैं, कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में सही है। ये माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, ये सही है। यूकैरियोट गलत, मल्टीसेलुलर गलत, ये एक तरह के वायरस हैं, ये भी गलत है। इनमें सेल वॉल है नॉन सेलुलोजिक, अरे सेल वॉल तो होती ही नहीं है, मींस आंसर होगा हमारा सी, ओनली ए।
137 पर चलें, कौन से एक प्रकार के विशेषक हैं या ट्रेट हैं बेटा? चाहे गोल हो, वो भी एक ट्रेट है, बौना, हरा, ये सभी एक ट्रेट है, ये सभी विशेषक है। दैट इज आंसर होगा हमारा डी। 138 पर आते हैं, पौधों की वृद्धि कैसे मापी जाती है? इसने लिखा इन फ्रेश वेट ओनली, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट ओनली, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ एंड एरिया ओनली। अरे भाई आंसर होगा डी, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, यहां तक की सेल का नंबर, इन सबकी हेल्प से हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन कहां होता है? तो बेटा जो हमारी एनिमल सेल है, उन एनिमल सेल में जो सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है ना, सोमैटिक डिप्लॉइड सेल्स हैं, यहां हो जाएगा। टीएमवी इज अ वायरस, बैक्टीरियोफेज, पेयॉन्स, इनमें डिवीजन नहीं हो रहा है। बट प्लांट में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल में होगा माइटोसिस डिवीजन। दैट इज हमारा आंसर रहेगा ए, जिसमें दिया है ए एंड ई बोथ। 140 नीचे दिए गए डायग्राम के लिए सही कथन चुने। बेटा सारे बैक्टीरिया हैं, मतलब यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 142 यहां पर हमें सही बताना है, कितने सही हैं? तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। जोसेफ प्रीस्टले ने डिस्कवरी करी CO2, गलत हो गया, इसने तो 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। कॉर्नेलियस वॉन नील माउस एंड टोबैको एक्सपेरिमेंट, गलत हो गया, कॉर्नेलियस वॉन नील ने तो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था, नीचे डी में दे रखा है। तो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S का यूज करते हैं हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में, मतलब दो चीजें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सी। 143 को देखें, ये स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आया है, लिपिड वाले पोर्शन में बना है, और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो यहां पर दिया है पहले ऑप्शन में इट इज अ न्यूक्लियोसाइड, गलत। इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, बिल्कुल सही है। ये अमाइनो एसिड है, अगेन गलत। ये ओनली प्लांट में प्रेजेंट है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिकॉज ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आंसर रहेगा हमारा ओनली बी, जो कि हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। 144 पर आते हैं हम। 144 में कितने कथन राइबोसोम के संदर्भ में सही है? जो हमारा राइबोसोम होता है, उस राइबोसोम के लिए कितनी चीजें सही हैं? ये बना है डीएनए व प्रोटीन से, नहीं बेटा, राइबोसोम को बोलते हैं आरएनपी पार्टिकल, मतलब ये आरएनए व प्रोटीन से बना है, यहां पर ये चीज गलत हो गई है। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, बेटा राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो किसी से घिरा नहीं होता, स्टेटमेंट बी भी गलत है। यूकैरियोट सेल में 70S व 80S दोनों, प्रोकैरियोट में ओनली 70S मिलता है, सही है। 80S मिलता है साइटोप्लाज्म में, 70S मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, जबकि हमारे प्रोकैरियोट में केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही 70S राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। चले यदि हम डी ऑप्शन पे, तो 70S हो या 80S हो, ये राइबोसोम दो सब यूनिट से बने होते हैं, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन हमारा। तो दो स्टेटमेंट सही है। दो यूनिट कौन सी है? इसके लिए 50 एंड 30, यहां 60 एंड 40, तो दो स्टेटमेंट सही है। दैट इज आंसर होगा हमारा ए। 145 पर आए, ग्लाइकोलिसिस में कितने यौगिक 6 कार्बन रखते हैं? एक तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और एक बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कितने कार्बन होते हैं? 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कितने कार्बन होते हैं? 6। आंसर होगा हमारा बी 4। 146 पर जाए, यदि विभाजन में उत्पादित कोशिकाएं भी अपनी विभाजन की क्षमता को मेंटेन रखें, मतलब दिस इज अ सेल, डिवाइड होकर इसने बनाई 2 सेल, दोनों सेल ने बना दी 4, 4 से बनी 8, 16, 32, 64, मतलब हर एक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करे, इससे बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। एक और होती है अरिथमेटिक, इसमें क्या थी? पहले एक सेल थी, एक से बनी 2, 2 में से एक सेल जो है वो हो गई परमानेंट, एक सेल रही मेरिस्टेम, अगली बार टोटल सेल हो जाएंगी 3, क्योंकि ये 2 में से एक है परमानेंट, एक है मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेम ने कितनी बनाई? 2, ये परमानेंट एज इट इज रही, टोटल सेल कितनी हो गई? 3। अगेन अब इनमें से एक रहेगी मेरिस्टेम और बाकी रहेंगी परमानेंट, तो एक सेल और बढ़ेगी तो हो जाएंगी 4, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये कौन सी है? जियोमेट्रिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147, एंजाइम किसमें नहीं मिलते? बेटा एंजाइम नहीं मिलेंगे हमें वायरस में,
बाकी तो हमें हर एक के अंदर एंजाइम मिलेगा, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उसमें भी मिलेंगे एंजाइम। 148 पर आए। जीव वैज्ञानिकों को पक्का विश्वास है कि प्रोकैरियोट की जातियों का टोटल नंबर क्या है, मतलब बायोलॉजिस्ट जानते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितनी है, जबकि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में लिखा है प्रोकैरियोटिक जातियों की गणना संभव नहीं है। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट सही है कि 12 महाविविध देशों मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से इंडिया एक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। आंसर रहेगा हमारा सी। 149 कौन डाइसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड, ये मोनो है, और ये जो सुक्रोज है इसे बोलेंगे हम डाइसैकेराइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। एम फेज की विभिन्न अवस्थाओं की अवधि मैं सबका बता देता हूं। G1 देन S, इससे कम रहेगा G2, सबसे कम रहेगा M। M के अंदर यदि हम चले तो सबसे ज्यादा प्रोफेज, देन टीलोफेज, देन मेटाफेज, और लास्ट में आएगा एनाफेज। तो प्रोटीलो मेटा एना ये हमें मिल रहा है, आप देखें प्रोटीलो मेटा एना, आंसर रहेगा हमारा ए। बेटा हमने इस पेपर के 50 क्वेश्चन 26 मिनट में सॉल्व कर लिए हैं, और साथ में मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में समझाया भी है। मैं आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूं, जब तक आप बॉटनी के पेपर में, जूलॉजी के पेपर में इस स्पीड को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम बायो के पेपर को मैक्सिमम 60 मिनट में हल करें, जैसे 26 मिनट इसमें हमने दिए, 26 मिनट और दिए, मान लो आपने 30 मिनट दिए बॉटनी प्लस जूलॉजी को, तो 60 मिनट में जब हमारा बायो का पेपर होगा तब जाके ही फिजिक्स और केमिस्ट्री को करने के लिए सफिशिएंट समय बचेगा। यदि आप बायो के पेपर में ही बॉटनी में 1 घंटा, जूलॉजी में 1 घंटे का समय आपने ले लिया, तब फिर मुश्किल होती है। तब फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे सवाल जो हमसे बनने भी हैं, जो सरल हैं, वो भी हम घबराहट में गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार यही समझा रहा हूं, लेक्चर्स के दौरान भी समझाया है, आज इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करके भी दिखाया, और अगेन यही समझा रहा हूं, आप बायो में स्पीड को मेंटेन रखें, आप बायो को इतना जबरदस्त तैयार कर लें कि वहां पर सोचने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, आप सीधा क्वेश्चन देखें और आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में। बेस्ट ऑफ लक।